नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। झारखंड की महिला किसान ने जैविक खाद उत्पादन के क्षेत्र में पाई सफलता। जायद में भिंडी की खेती है मुनाफे का सौदा। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपना सहयोग देती आ रही हैं। फिर भी इनकी मेहनत और लगन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन आज हम आपको झारखंड जिला खूंटी की एक ऐसी महिला किसान सुषमा सिन्हा से मिलवाने जा रहे हैं जो कि खेती के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। साथ ही गांव के अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनका जीवन संवारने का काम भी कर रही है। जी हाँ किसान भाइयों, सुषमा सिन्हा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाती है और इससे अच्छी आमदनी भी कमा रही है। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मुश्किलों से घबराकर उसके सामने घुटने टेक देना कोई अक्लमंदी नहीं है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब, इंसान को अपना संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए, क्योंकि हालात से लड़ना, लड़कर गिरना और फिर उठकर संभलना ही जिंदगी है। अगर आपको इन बातों पर भरोसा नहीं हो तो आप सुषमा सिन्हा से मिलिए। जी हाँ, झारखंड राज्य के खूंटी जिले के गांव डोडमा में रहने वाली महिला किसान सुषमा सिन्हा ने जीवन में कड़े संघर्षों के बाद कृषि के क्षेत्र में सफलता की एक नई इबारत लिखी है। जी हाँ, ये महिला किसान वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सीधे बाजार में बेचती है। साथ ही अन्य महिला किसानों को निशुल्क प्रशिक्षण भी देती हैं। मैं डोडमा गांव में केचुआ खाद का प्लांट चला रही हूँ और यहाँ आकर के इस व्यवसाय को करने के लिए हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरू में बहुत परेशानी हुआ। पहले तो हम लोग ईंटा का लेयर बना के इसका खांचा बनाते थे, बनाए और उसके बाद उसमें केचुआ पालन करते थे और खाद बनाते थे। शुरू में तो हम लोग यहाँ के हर किसान को फ्री में हम लोग केचुआ खाद दिए, जैविक खाद दिए। हमारे खाद का बहुत ही नाम होने लगा कि ऐसा खाद है। लोग आने लगे, देखने लगे, इसके बारे में समझने लगे कि क्या चीज़ है। पहले तो लोग किलो 2 किलो ले जाते थे, फिर शुरू में, उसके बाद फिर धीरे धीरे कुंटल में, फिर टन में, फिर इतने ऑर्डर आने लगे कि हम पुराना मुश्किल हो गया। और अब हमारा व्यवसाय, इसको हम व्यवसाय के रूप में ले लिए हैं और व्यवसाय के रूप में हम इसको चला रहे हैं और इसी से मेरा परिवार चल रहा है। हमारा शेड बना 2010 में और 2010 में करीब 24 फीट है। इसमें 10 बाई 4 का, 10 बाई 4 के हैं, कुछ 10 बाई 3 के हैं। 24 फीट हैं, जिसमें हम एक ट्रैक्टर गोबर, इसमें हमारा दो पिट भर जाता है। एक ट्रैक्टर में 2 पिट भर जाता है। और इस तरह से हम बाहर से गोबर मंगाते हैं और डालते हैं। इस डालने के बाद इसमें केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ छोड़ने के बाद ढक देते हैं। ढकने के बाद जब 45 दिन के बाद ये केचुआ जब ऊपर में भुरभुरा होने लगता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भुरभुरा चाय पत्ती के जैसा हो गया, तब हम लोग इसको उठाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उठाते हैं और उसके बाद फिर उसको ढक के पानी डाल देते हैं। इस तरह से करते करते हमारा 4 महीना हो जाता है। 4 महीना में हम एक टर्म निकाल लेते हैं। साल में करीब हमारा 100 टन निकल जाता है। कभी कभी ये जर्मन केचुआ होता है, जर्मन ब्रीड कहते हैं इसको।
जो कि आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर से भी मिल जाएंगे, और जहाँ जहाँ केचुआ बनता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके लिए हमको बहुत रख रखाव का भी आवश्यकता पड़ता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि पिट को सीधे धूप में नहीं बनाना चाहिए। पिट के ऊपर छाया प्रबंध करना जरूरी रहता है। साथ ही समय समय पर पिट पर हल्की मात्रा में पानी डालना चाहिए और केंचुओं को शत्रु कीट जैसे चींटी, मेंढक, चिड़िया इत्यादि से बचाने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं कि हाँ, देखभाल करना पड़ता है। मैं अकेली करती हूँ, मेरी बच्ची भी साथ में कभी कभी करती है, साथ देती है, और बाकी काम लेबर करते हैं। तो बाकी देखभाल हुआ, चालना हुआ, निकालना हुआ, ये सब हम कर लेते हैं, करते हैं। और बाहर मार्केटिंग भी करना पड़ता है। ये करीब 45 दिनों में तैयार होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, और 45 दिनों के बाद करते करते 4 महीना में कंप्लीट हो जाता है नीचे तक। हाँ, और निकालने के बाद हम लोग इसको रख देते हैं दूसरे जगह ताकि थोड़ा सूखे। सूखने के बाद हम लोग चलनी से चाल देते हैं। चालने के बाद आपको जो पैकेटिंग किया हुआ बोरा दिखाए, सब 25 किलो का बोरा, 50 किलो का बोरा भी रहता है, जिसमें हम लोग पैकेटिंग करते हैं। 1 किलो का पाउच पैकेट भी होता है, जिसमें जो कुछ लोग गार्डनिंग के लिए ले जाते हैं, छोटी मोटी फूल में, चाहे घरेलू सब्जी उब्जी उगाते हैं, उसमें करने के लिए ले जाते हैं, इसलिए छोटा पैकेट भी बनाना पड़ता है। इन्होंने बताया कि एक बार प्रशिक्षण लेने के बाद कोई भी इस व्यवसाय को कर सकता है। इनका कहना है कि वर्मी कंपोस्ट से न केवल फसल उत्पादन बढ़ता है, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। 9 रुपये, 8 रुपये, जैसे जितना ज़्यादा मात्रा मिलेगा वैसे कम भी बेचते हैं। एक एवरेज 7 रुपये किलो है, 7 रुपये किलो हम बेचते हैं, और हमारा साल भर में 100 टन हो जाता है। 100 टन में हमारा 2 रुपये करीब हमारा बच जाता है, बाकी सब खर्चा में चला जाता है। इनका कहना है कि प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट तैयार करने पर लगभग 5 रुपए का खर्च आता है, और ये तैयार वर्मी कंपोस्ट को औसतन 7 रुपए के हिसाब से बाजार में बेचती हैं। इस प्रकार इन्हें प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट पर 2 रुपए की शुद्ध आमदनी मिलती है। मेरा तो कहना यही है कि आप लोगों से कि आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए, बनाइए, और लोगों को व्यवसाय के रूप में भी आप ट्रेन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है और वे भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अभी बुआई का सही समय चल रहा है। लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर करें। तो आइए ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर D.K. जैन से। किसान भाइयों, भिंडी की फसल बुआई का अभी उपयुक्त समय है। भिंडी में इस चीज़ का ध्यान रखें कि तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो तापमान का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कि वृद्धि के लिए वैसे तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। भूमि की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आप खेत की अच्छी तरह हकाई कर लें, मिट्टी पलटने वाले हल से जो जुताई कर लें। अगर आपके खेत में निमेटोड की समस्या हो तो फोरेट है या कार्बोफ्यूरान है या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उस अंतिम जुताई से पहले भूमि के अंदर इसको अपने को जरूर मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि पोषक तत्वों की भी पूर्ति की जाए। तो कितनी मात्रा में दिया जाए खाद उर्वरक, आइए जानते हैं। जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह हमें 20 से 25 टन इसमें अच्छा सड़ा हुआ गोबर की खाद हमें जरूर मिलानी चाहिए। खाद की अगर बात करें किसान भाइयों तो इसमें हमें 100 किलोग्राम यूरिया, 400 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को हमें मिलाना है।
यूरिया को हम 2 भागों में हमें यूरिया को देना है। आइए अब बात करते हैं किसान भाइयों भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में, ताकि आप उन्नत किस्मों का चयन करके अधिक उत्पादन ले सकें। मुख्य किस्मों की अगर इसमें बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आप पूसा सावनी है, पूसा मखमली है, परबरी क्रांति है, अर्का अभय है, अर्का अनामिका है। ये मुख्य रूप से प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि आप देखेंगे कि येलो वेन मोजेक पित्तशिरा वायरस जो होता है उसकी प्रतिरोधी किस्में हैं। बीज दर का अगर किसान भाइयों ध्यान रखें तो अभी गर्मी के हिसाब से जब आप बो रहे हैं तो हमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। भिंडी की फसल का अंकुरण अच्छी प्रकार से हो, इसलिए इसके बीजों को उपचारित करके ही बोया जाए, ताकि किसी प्रकार के कीटों एवं रोगों का प्रकोप इसमें ना हो। बुआई के समय अपन बीज दर की बात करें तो बीज को हमेशा बीजोपचार करके ही बोना चाहिए। थायराम है या बाविस्टिन से इसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से हमें उपचारित करके बोना चाहिए। बीज से बीज और कतार से कतार की दूरी हमें 30 × 15 मतलब कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी हमें 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई की किसान भाइयों अगर इसमें बात करें तो जब शुरू की अवस्थाओं में मार्च के महीने में आप एक काम कर सकते हैं कि 15 दिन या पखवाड़े के अंतराल पर आप कर सकते हैं। जैसे गर्मी बढ़ती है अप्रैल के महीने में फिर आप उसको हर 7वें 8वें दिन पिलाई करें और मई जून के महीने में फिर आप हर 3-4 दिन सिंचाई की व्यवस्था करें। किसान भाइयों अगर इसमें भिंडी में आपके खरपतवार की समस्या ज़्यादा रहती है तो इससे निजात पाने के लिए आप क्या करें, 1.33 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पेंडामिथालिन को आप छांट दें। इसको ये जरूर ध्यान रखें कि अंकुरण से पहले आपको मतलब बुआई करते ही आप इसको छांट दें। अंकुरण से मतलब जब आपने बुआई करी से 1 से 2-3 दिन के अंदर पे इसको अपने को अच्छी तरह छांट देना है। बुआई के 25वें-30वें दिन बाद आपको निराई गुड़ाई करनी है और खेत को खरपतवार मुक्त रखना है, वरना क्या होगा आगे जाके फिर सफ़ेद मच्छर आपके येलो वेन मोजेक जो पित्तशिरा मोजेक कहते हैं उस पर सफ़ेद मक्खी या फिर आप माइट्स हैं ये आपके वायरल जनित बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर देगी। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब्जियों की तुड़ाई तो कर लेते हैं पर किसी कारणवश उन्हें बाजार में नहीं बेच पाते, तो तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की खोज की है, जिसमें किसान कुछ दिनों तक इन सब्जियों को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप किस तरह से बनाएं जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज और ये कैसे काम करता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ सनी कुमार। फलों व सब्जियों की बुआई तथा कटाई के उपरांत औद्योगिक उत्पादों को खराबी से बचाने, अनावश्यक बाहुल्य को रोकने, बाजार में नियमित पूर्ति और उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए इनका उचित संग्रहण आवश्यक है। अन्यथा फल और सब्जियों में स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ नमी होने के कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं और इससे किसानों को काफी हानि होती है। शीत भंडारण गृहों में उत्पादों को संग्रह करने की आधुनिक और लाभदायक विधि है, लेकिन लागत और ऊर्जा खपत की दृष्टि से शीत भंडारण काफी महंगा पड़ता है। इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ लागत की दृष्टि से एकदम सस्ता है। यह जल के वाष्पन के शीतलीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमने ये जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बनाया है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी कोई भी जो फसल होती है उसको हम सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं 2 से लेके 5 दिन तक। इसके अंदर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पानी की जरूरत होती है। इसके अंदर 2 दीवारें बनी है जिसके अंदर 10 इंच का फासला है और उसके अंदर मिट्टी भर दी है, जिससे में क्या होगा कि हमें सुबह और शाम पानी देना है, जिसके कारण अंदर जो एक और अंदर चैम्बर है उसके अंदर कूलिंग रहेगी। कूलिंग से क्या होगा कि हमारी जो भी कुछ भी रखेंगे, जैसे सब्जी रखेंगे, फल रखेंगे, जो भी रखेंगे उसकी लाइफ 2 से 5 दिन तक बढ़ जाएगी। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 6 से 12 दिन तक
आलू को 50 से 60 दिन तथा 7 दिन तक, संतरे को लंबे समय तक ताज़ा तथा ठीक दशा में रखा जा सकता है। और हम इसको मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे छोटा किसान होता है वो इसको मार्केट के लिए यूज कर सकता है कि 2 से 4 दिन के बाद जब उसको अच्छा प्राइस मिलने लगे उसके बाद वो कर सकता है। जैसे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन के बाद वो मार्केट में उसको धीरे धीरे करके ले जा सकता है, जितना उसका एक दिन में कंज्यूम हो सकता है। इस विधि से सब्जियों और फलों को बाजार में ज्यादा समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्माण की विधि: भंडारण कक्ष को पानी के स्रोत के पास किसी ऊंचे स्थान पर रखें। इसे बनाने के लिए साधारण वस्तुएं जैसे ईंट, बालू, बांस, खसखस या पुआल, जूट के बोरों की सहायता से इसे बनाया जा सकता है। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुणा 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 77.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी 2 परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो। इस खाली स्थान में बालू भरें और बालू को पानी से तर करें। ऊपर के ढक्कन के लिए 165 गुना 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर कर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर चाहिए। खर्चा सर जैसे फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है सर, कितना बड़ा फार्मर है, उसके पास कितना प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से वो उसका साइज इंक्रीज कर सकता है और उसका साइज डिक्रीज कर सकता है। उस प्रोडक्शन के हिसाब से वो साइज इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, जिससे उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा और घटेगा उसके हिसाब से। वैसे इसका कॉस्ट लगभग 2000 के तकरीबन आया है और इसके अंदर हम लगभग 20 से 30 केजी के आसपास हम स्टोर कर सकते हैं। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ: गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी यह प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। बांस या लकड़ी फाइबर बोर्ड के बक्सों के स्थान पर फलों व सब्जियों को जालीदार क्रेटों में रखें। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। सावधानियां: प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी न रुके, इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें। ऐसी साफ व साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए। ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य होनी चाहिए। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए, इसके लिए उन्हें प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें। इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुखाया गया कीटनाशक, फफूंदीनाशी छिड़कें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भीमपुर, जिला पटना के कृषक वीरपाल सिंह ने। यह जई की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वीरपाल सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप देखते हैं कि अगर पशु अच्छा है, अगर जिस किसान की खेती अच्छी है उसके पशु भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसको खाने के लिए अच्छा पोषण मिलता है, चारा मिलता है, हरा चारा मिलता है, सूखा चारा मिलता है। तो उससे क्या है कि वो अपनी अच्छी उत्पादकता को किसान को लाभ के रूप में देता है। हरा चारे के जो स्रोत हैं उनमें से रिजका है, जई है, इवन कुछ ऐसी किस्में हैं जोकी हैं, बरसीम है, इन सबको भी हम हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो सर्दियों की फसल है, जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं, जौ की बुआई करते हैं, उसी के साथ हम जई की बुआई करके हरे चारे को पशुओं को खिला सकते हैं। जई की फसल में सिंचाई प्रबंधन: किसान भाइयों, जई चारा वाली फसल होने के कारण इसमें सिंचाई समय समय पर करना। इस फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन पर करना चाहिए। पानी निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए। सिंचाई की संख्या और मात्रा भूमि की किस्म और मौसम पर निर्भर करती है। फिर भी अच्छे उत्पादन के लिए 3 से 4 सिंचाई देना जरूरी है। स्वस्थ एवं पुष्ट बीजों के उत्पादन के लिए पुष्पावस्था के प्रारंभ से लेकर बीजों की दुग्धावस्था तक खेतों में नमी रहनी चाहिए। नमी की कमी होने से बीजोत्पादन पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उत्पादन में कमी भी आती है। इसलिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार फसल में सिंचाई करते रहना चाहिए। जई की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन। किसान भाइयों, जई की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। जई की अच्छी पैदावार के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति है देना चाहिए, जिसमें कुल नत्रजन की 1/3 मात्रा तथा स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः पहली सिंचाई के बाद 43 किलोग्राम यूरिया का खड़ी फसल में भुरकाव करते हैं। इसके बाद दूसरी कटाई के बाद 43 किलोग्राम यूरिया का खड़ी फसल में भुरकाव कर देना चाहिए। जई ऐसी फसल है जो हरे चारे के रूप में लेते हैं और इसकी ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिनको 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको काट करके पशुओं को चारे के रूप में खिला सकते हैं। उसके बाद में 2 बार, 3 बार काटने के बाद में अगर फसल को छोड़ते हैं तो उस फसल से हमें दाने का भी उत्पादन मिल सकता है। किसान जई की कटाई कब और कैसे करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। एक कटाई के लिए बोई गई जई की फसल में 50% फूल आने की अवस्था में अर्थात 75 से 85 दिन पर कटाई करना उपयुक्त रहता है। इससे लगभग 400 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। और यदि 2 कटाई के लिए ली जाने वाली फसल है तो पहली कटाई 55 से 60 दिन में तथा दूसरी कटाई 50% फूल आने पर करनी चाहिए। इससे लगभग 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। 2 कटाई वाली फसल को काटते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की पहली कटाई 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करें, जिससे उसकी पुनर्वृद्धि अच्छी प्रारंभ हो और हरा चारा भी अधिक मिले। जई का जो चारा है ये भी सुपाच्य है, बहुत आसानी से इसका पाचन होता है और पशु को दूध बढ़ाने के लिहाज से या उसके पोषण के उचित प्रबंधन के लिहाज से बहुत अच्छा माना गया है। तो अगर आप जई के हरे चारे को पशुओं को खिला करके यूज़ करते हैं, उसके पश्चात जो वापस, क्योंकि ये इसमें 3 बार भी आप काट सकते हैं, इसको वापस जो फसल बन जाएगी उससे आप दाने का भी उत्पादन ले सकते हैं। तो ये मल्टी कट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हुए और चारे और दाना दोनों का उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिन्सों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सब्जी वर्गीय फसलों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग एवं महत्व। स्वीट कॉर्न मक्का की उन्नत खेती पर तकनीकी सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।
नमस्कार।